हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम ACC01 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन का जो दिसंबर 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है उसके प्रश्न के आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न का आंसर मैंने पहले एक वीडियो में शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 और 3 के आंसर डिस्कस करेंगे। पहला जो दूसरा प्रश्न है, इसका शिशु का प्राथमिक देखभालकर्ता के साथ भावात्मक संबंध किस प्रकार निर्मित होता है और शिशु के विकास में किस प्रकार सहायक होता है। अब इसमें आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राथमिक देखभालकर्ता क्या है और भावात्मक संबंध क्या है। प्राथमिक देखभालकर्ता का मतलब हो गया माता पिता और भावात्मक संबंध हो गया आपका लगाव, यानी लगाव वाला जो आंसर है वो इसमें लिखना है। दूसरा, देखभालकर्ता बच्चे में स्वायत्तता के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। यानी बच्चे में स्वायत्तता किस प्रकार से जो देखभालकर्ता होते हैं किस प्रकार से ला सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, शाला पूर्व बच्चों के लिए गतिविधियों की अनुसूची तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी हमें दूसरे और तीसरे के आंसर हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इनके आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा कि शिशु का प्राथमिक देखभालकर्ता के साथ भावात्मक संबंध किस प्रकार निर्मित होता है और शिशु के विकास में सहायक किस प्रकार है वो बताना है। तो इसमें हम भावात्मक संबंध का मतलब हो जाता है कि भाव से रिलेटेड संबंध यानी लगाव। शिशु और पालनकर्ता के बीच भावात्मक संबंध दिन प्रतिदिन विकसित होते रहते हैं। जब माता शिशु को जैसे गोद में उठाती है या फिर जैसे बच्चे को गोद में लेगी या उसकी तरफ देखती है ना, उसी टाइम से माता और बच्चे के बीच में ये क्या भावात्मक संबंध शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तव में माँ और शिशु के बीच प्रारंभिक संबंध जन्म के कुछ घंटे बाद ही बन जाता है। यानी कि जब माँ बच्चे को गोद में लेती है, उसकी तरफ देखती है, उसे दूध पिलाती है, उसे प्यार करती है, तो इसी से क्या बच्चा और माँ के बीच ये प्रारंभिक जो संबंध होते हैं ना वो बन जाते हैं। इसमें नवजात शिशु क्या है, काफ़ी सतर्क होते हैं और माँ के साथ आँखों से संपर्क भी बना सकते हैं। यह प्रारंभिक लगाव शिशु को सुरक्षा का एहसास भी दिलाता है। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि जो बच्चा है उसको जन्म के तुरंत बाद ही क्या माँ के पास ले जाना चाहिए। उससे क्या रहता है कि परिपोषण की गतिविधि जैसे खिलाना, नहलाना, सुलाना आदि के लिए क्या माँ और बच्चे में संबंध सुदृढ़ बनने लग जाते हैं। शिशु को भूख लगने पर जब वह रोता है तो माँ उसे क्या गोद में उठाती है, बात करती है, दूध पिलाती है। माँ का स्पर्श को बच्चा फिर क्या फील करता है, उसकी आवाज़ भी सुनता है। दूध पिलाने से पहले और बाद में माँ बालक के साथ बात भी करती है, उसके साथ खेलती है, उसे गुदगुदी करती है। इसी प्रकार बालक की भूख मिटाने के साथ साथ माँ उसे शारीरिक स्पर्श के द्वारा उसकी ओर एकटक देखकर, बातें करके, मुस्कुराकर या फिर उसके साथ के खेलती है। तो इससे सामाजिक प्रेरणा देती है माँ बच्चे को, जो कि पारस्परिक स्नेह के विकास का आधार होता है। इस प्रकार की अंतःक्रियाओं से माँ और शिशु के बीच लगाव पनपता है। जो लगाव होता है वो दो लोगों के बीच जो भावात्मक संबंध होता है ना, वही लगाव कहलाता है। यानी माँ और बच्चे के बीच का जो भावात्मक संबंध लगाव है। इस संदर्भ में इसका तात्पर्य है पालनकर्ता और शिशु के बीच एक संबंध से। शिशुओं का उन लोगों से लगाव होता है जो उनकी देखभाल करते हैं। यानी बच्चा उसी के साथ ज़्यादा लगाव स्थापित कर पाता है जो उसकी देखभाल करते हैं, मन से देखभाल करते हैं। ज़्यादातर माँ ही शिशु की देखभाल करती है, तो माँ के साथ शिशु का लगाव होना स्वाभाविक है। यह लगाव ही उनका पहला सामाजिक संबंध होता है। और अगर जैसे दूध पिलाने की क्रिया अगर स्नेहमयी सुखमय ना हो, यानी कि माँ क्या बच्चों को जब दूध पिलाए ना तो उस टाइम ये बच्चे के साथ ये भावात्मक क्रियाएं ना करे, तो उससे संभव है कि पालनकर्ता के साथ शिशु का लगाव विकसित ही ना हो। दूध पिलाते समय अगर माँ तनावग्रस्त है या फिर शिशु को ठीक से क्या प्यार से ढंग से नहीं उठाती, रूखा व्यवहार करती है, तो शिशु अपनी परेशानी को माँ की उपस्थिति से जोड़ने लगते हैं। ऐसी दुखदायी घटनाएं अगर बार बार होती हैं तो शिशु दूध पीते समय भी चिंतित, भयभीत रहते हैं। माँ के साथ अन्य दुखद और घटनाएं हो तो फिर उसके बाद बच्चे और भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। जैसे जो हमारे संस्थान होते हैं उनमें बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उनमें रहने वाले के बच्चे के हर चीज़ उनको मिल जाती है जो बच्चे को चाहिए, खाना पीना, दूध, कपड़े, नहाना धोना सब मिल जाता है। उनकी सारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लेकिन वयस्कों के साथ भावात्मक अंतःक्रिया की कमी के कारण बच्चे उनसे लगाव नहीं स्थापित कर सकते हैं।
भावात्मक रूप से सुरक्षित शिशु अधिक मुस्कुराते हैं, कम रोते हैं, वातावरण के अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं और हर समय भयभीत होकर माँ से चिपक कर नहीं रहते हैं। माँ के बाद बच्चे पिता और फिर दादा दादी, बहन भाई, चाचा चाची आदि के साथ भी भावात्मक संबंध बनाते हैं। तो ये भावात्मक संबंध हो गए। नेक्स्ट पूछा गया कि देखभालकर्ता बच्चे में स्वायत्तता के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होते हैं। स्वायत्तता का मतलब हो जाता है कि बच्चा ये समझ जाए कि या फिर बच्चे के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर खुद निर्भर हूँ। तो सबसे पहले हम स्वायत्तता देखेंगे। 1 से 3 वर्ष के बच्चों में एक खास बात देखी जाती है कि वे नहीं शब्द का प्रयोग करना सीख जाते हैं। उनकी हर बात नहीं से ही शुरू होती है। वे अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं। उनमें विश्वास व अपने प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है, जो कि उनमें स्वायत्तता को दर्शाती है। इस उम्र के बच्चों के अवलोकन में हम पाएंगे कि अनेक प्रस्ताव, अनुरोधों के प्रत्युत्तर में भी वे अपना सिर सिर्फ ना के संकेत में हिलाते हैं। वास्तव में जो बच्चे होते हैं वो पालनकर्ता के हर निर्देश का हर बार पालन नहीं करके, अपनी मनमानी करके अनेकों बार अनेक रोचक स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया, आप लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया कि एक बच्चा और माँ के बीच एक ऐसा वाक्य हुआ था। जैसे बच्चा है चीकू, माँ खिचड़ी बना के लाई कि भाई खिचड़ी खा ले। माँ ने उसे खिचड़ी खाने के लिए कहा, उसने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम खेल रहा था। माँ ने चीकू को मनाने की बहुत कोशिश की, पुचकारा, प्यार किया, बहुत बार बुलाया, मुस्कुराया, हंसी, खूब तरह से बुलाया, नाराज भी हुई, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे नहीं खानी थी खिचड़ी, उसने किसी भी तरह खिचड़ी खाने के लिए नहीं माना। हर बार ना ही कहता रहा और खेलने में लगा रहा। माँ ने अचानक से ही तरकीब निकाली। उन्होंने चीकू से गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम खिचड़ी को बिल्कुल मत खाना, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि बच्चे को लगा कि अच्छा मना कर रही है, अब तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा कहकर माँ बाहर चली गई। चीकू माँ के इस बदले व्यवहार की ओर आकर्षित हुआ और माँ की जैसे ही माँ बाहर निकली, उसने चुपचाप खिचड़ी उठाई और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगा अपने आप। तो इसी तरह 13 से 36 माह के बच्चे अपने सब काम अपनी इच्छा के अनुसार ही करना पसंद करते हैं, यानी वे अपने प्रति जागरूक होने लगते हैं। उनके विश्वास में भी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वे समझते हैं कि वे कई कार्य करने में समर्थ हैं और अपनी नई योग्यताएं जो उन्होंने प्राप्त की उनको भी आजमाना चाहते हैं। जैसे खाना खाते समय स्वयं चम्मच से खाने की जिद करते हैं, कि स्वयं से कहते हैं कि हम ऊंची कुर्सी पर खुद चढ़ेंगे, खुद उसके ऊपर उतरेंगे बिना हमारे सहारे के। जैसे बच्चे स्वयं से पैंट पहनने की जिद करते हैं। बच्चे चाहे दोनों पैर एक ही टांग में फंसा लें, परंतु जिद करते रहते हैं। बच्चे की कई दैनिक गतिविधियाँ उनकी अपनी योग्यताओं के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती हैं। जब बच्चों को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने के अवसर मिलते हैं तो उनमें आत्मविश्वास, स्वयोग्यता की भावनाएं भी विकसित होती हैं। बच्चे महसूस करने लगते हैं कि वे कुछ घटनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, उन घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी उनमें अपनी इच्छानुसार कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि उनमें स्वायत्तता उभरने लग जाती है, यानी अपने आप चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना। दूसरे शब्दों में वे स्वयं चुनाव करना, यानी विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने या न करने का निर्णय स्वयं लेना बच्चों में आ जाता है। प्रथम वर्ष के बच्चे का पालनकर्ता के प्रति विश्वास का भाव विकसित होता है, जो कि बाद के जीवन के लिए लोगों से संबंध बनाने के लिए सहायता भी करता है। उसी प्रकार इस समय स्वायत्तता की भावना के विकास की वृद्धि भी आवश्यक होती है, क्योंकि यह भावना स्वयं और परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्तियों को जीवन भर प्रभावित करती है। अगर जो बच्चा है उनको स्वायत्तता का भाव नहीं मिले, उनकी स्वायत्तता ना बन पे, तो हो सकता है कि उनमें अपनी योग्यताओं के प्रति संदेह भी पैदा हो जाता है। यानी कि अगर हम बार बार बच्चे से कहें नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ये क्या कर दिया, उस चीज़ को मत छू, तुम उसे तोड़ दोगे, खराब कर दोगे, पानी से मत खेलो, गीले हो जाओगे ना, कपड़े गंदे कर लोगे, तो ऐसे हम उनके प्रयासों की प्रशंसा के बजाय नकारात्मक बोले कि तुम खाना खाते समय हर बार हाथ गंदे कर लेते हो, मुंह गंदा कर लेते हो, चेहरा गंदा कर लेते हो, ऐसे वाक्य बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हैं। बार बार प्रतिबंध और नकारात्मक बातें उनमें अपने प्रयासों के प्रति, योग्यताओं के प्रति शर्म बनाम शक, यानी कि शेम एंड डाउट के भाव पैदा कर सकती हैं।
बालिका जब अपने आप फ्रॉक पहनकर हमें दिखाने आती है, क्योंकि क्या बच्ची ने फ्रॉक पहनी, भले कितनी बार भी ट्राई करे और बार बार वो सोचती है कि मैं जाऊँ दिखाऊं और वो कहे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हो ना, लेकिन हम कहते हैं अरे देखो तुमने क्या किया, फिर से उल्टी फ्रॉक पहन ली, तो ये शब्द उसे हतोत्साहित, निराश कर देते हैं। अतः बच्चों में अन्वेषण की इच्छा को बांधा नहीं जा सकता, ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु हम बच्चे के रहने की जगह के वातावरण की व्यवस्था ऐसे जरूर कर सकते हैं कि बच्चों को नुकसान पहुंचाए बिना, या जो बच्चे को चीज़ें नुकसान पहुंचा रही उनको हटा दें, न खतरनाक चीज़ें हटा दें, और फिर उनके लिए जो वातावरण है ऐसा बना दें कि बच्चे वहाँ पर अन्वेषण कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, शाला पूर्व बच्चों के लिए गतिविधियों की अनुसूची तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को उदाहरण सहित बताइए। यानी हम एक शाला पूर्व जैसे केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए गतिविधि की अनुसूची बनाएंगे कि हम क्या क्या करवाएंगे, कब क्या क्या करवाएंगे, तो जब ये गतिविधि की सूची बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। शाला पूर्व बच्चों के लिए हम चाहे साप्ताहिक अनुसूची बनाएं या दैनिक अनुसूची बनाएं, कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के विकास के सभी क्षेत्र, जैसे भाषाई विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक और क्रियात्मक विकास, इन सब विकास को बढ़ावा देना होता है। अतः हमारी अनुसूची में ये सब दिखाई देना चाहिए कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जरूर देखना चाहिए कि एक सप्ताह की अवधि में विकास के हर क्षेत्र के लिए कुछ खेल क्रियाओं की योजना अवश्य हो। इसके कार्यक्रम व्यापक संतुलित होता है। हमारी बनाई प्रत्येक खेल क्रिया का एक लक्ष्य और एक सही उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। दिन भर की क्रियाओं में ऊर्जस्वी शारीरिक क्रियाओं को अवश्य ही स्थान दें। यानी बच्चे को उछल कूद खेलने वाली, यानी बच्चे के स्थूल क्रियात्मक विकास की जो क्रियाएं, जो आपके खेल होते हैं, उनको जरूर स्थान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिक सक्रिय होते हैं, तो उन्हें बहुत देर तक एक ही स्थान पर टिक कर बैठना अच्छा नहीं लगता। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनके काम में रुचि नहीं रहेगी जिसे वे कर रहे हैं। अतः इसे ध्यान में रखते हुए दिन में ऐसी खेल क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए जिनमें भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, फेंकना, चढ़ना, ये सब शामिल हो। बच्चों को ये खेल पसंद भी आते हैं, परंतु बच्चे इनमें जल्दी थक भी जाते हैं, इसलिए इन खेलों के बाद थोड़ा सा शांत या विश्रामदायक खेल क्रियाएं भी होनी चाहिए, ताकि इन मिली जुली क्रियाओं से बच्चों की रुचि व शक्ति गतिविधियों में बनी रहे। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि दिन में बाहरी व भीतरी दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को चुनना है, यानी छोटी व बड़ी मांसपेशियों पर आधारित खेल क्रियाएं आयोजित करनी होंगी। संरचित क्रियाओं मुक्त खेलों के बीच भी संतुलन अवश्य होना चाहिए। यानी हमें कुछ खेल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों पे छोड़ दे कि तुम्हें जो खेलना है खेलो, और कुछ खेल ऐसे होने चाहिए हम बताएंगे कि अभी तुम ये खेलो, इस तरह से खेलो, इन चीज़ों से खेलो। गुटकों, रेत, पानी से खेलना, बाहरी खेल, गुड़ियों, कठपुतलियों से खेलना, चित्रकला, मिट्टी से खेलना आदि मुक्त खेल क्रियाओं के उदाहरण है। मुक्त खेल के दौरान बच्चे खेल सामग्री व खेलों के चयन में स्वतंत्र होते हैं, तथा संरचित क्रियाओं में वे क्या करते हैं, उसमें बच्चे प्रशिक्षक द्वारा नियोजित क्रियाओं में भाग लेते हैं। गतिविधि की योजना बनाते समय हमें सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की खेल क्रियाओं का चुनाव करना चाहिए। सामूहिक जो खेल क्रियाएं होती हैं उनमें सहयोग की भावना, सामाजिक कौशलों को बढ़ावा मिलता है, जबकि जो व्यक्तिगत क्रियाएं होती हैं उनमें बच्चों को अकेले रहने और अपने आप में कुछ करने का अवसर प्रदान होता है। व्यक्तिगत क्रियाएं या फिर सामूहिक क्रियाओं को बारी बारी से बदल बदल कर करने से बच्चों को ये क्रियाएं उबाऊ नहीं लगती। गतिविधि योजना की अनुसूची बनाते समय शाला पूर्व कार्यकर्ता को सप्ताह भर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं का आयोजन करना है जो कुछ तो बच्चे उनके बारे में जानते हो, या कुछ खेल क्रियाएं ऐसी हो कि जो बहुत नई होता कि बच्चों में एक्साइटमेंट बना रहे। बच्चे परिचित क्रियाओं को दोहराना पसंद करते हैं, जैसे कि हम आसपास के जैसे बच्चों को देखेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे अक्सर ही कई दिनों तक एक खिलौनों से खेलते रहते हैं, या उनको बहुत अच्छा लगता है ना, और फिर बाद में क्या बोर हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे कि जो उनको पसंद हो वो खेलें, और कभी कभी नई चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को अच्छी तरह से कर लेना उन्हें आत्मविश्वास का भाव प्रदान करता है। कार्यकर्ता को अनुसूची में कुछ नई खेल क्रियाओं को शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक ही खेल से बच्चे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। अतः प्रतिदिन अनुसूची में एक नया गीत, नई कहानी, नया बाहरी खेल जरूर शामिल करना चाहिए। कभी कभी किसी खेल क्रिया के करने के तरीके में भी परिवर्तन लाने से क्रिया नई या फिर भिन्न बन जाती है। जैसे कि
कागज़ है, कागज़ के ऊपर हम बच्चों से ड्राइंग बनवाते हैं, है ना। गतिविधि हम दूसरे दिन भी ड्राइंग रख सकते हैं, लेकिन ड्राइंग कहाँ बनाएंगे, कागज़ की जगह ज़मीन पर बनवाएं। ब्रश से पेंट करने के बजाय हम कहेंगे बच्चों की उंगलियों से पेंट करो। तो इससे क्या क्रिया मनोरंजन पूर्ण बन जाती है, उस रोज की क्रिया को काफ़ी मज़ेदार बना देता है। अतः अनुसूची में नवीनता जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि अनुसूची की योजना बनाते समय इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे द्वारा चुनी हुई प्रत्येक क्रिया के लिए अनुसूची में पर्याप्त समय होना चाहिए। अर्थात आप जब भी अनुसूची की योजना बनाएं, यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक क्रिया को पूरा करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय मिल पाए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पहले हमें बच्चों को क्रिया से परिचित करवाना होगा और उन्हें उसके बारे में समझाना होगा और बच्चे को उस क्रिया को करने के लिए समय भी देना होगा। यानी बच्चे को हम बताएंगे कि भाई ये काम करना है, आपको ये खेल खेलना है और इतनी देर आराम से खेल सकते हैं, उनको टाइम भी देना होगा। इसके बाद उसे समाप्त कर खेल सामग्री को वापस अपने स्थान पर रखना, यह सब करने में जो समय लगता है, अतः समय सारणी में इन सबको भी स्थान देना होगा। यानी समय सारणी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे जो भी कार्य करें उस समय पर वो उस टाइम में पूरा हो जाए और बच्चा उस कार्य को पूरी लीन होकर कर सके। आमतौर पर किसी भी क्रिया के लिए 20 से 25 मिनट की समय सीमा पर्याप्त होती है, परंतु ध्यान देना है कि यह एक सामान्य नियम है। अगर क्रिया कोई भिन्न है ना, तो विभिन्न क्रियाओं की अवधि इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। इस प्रकार शाला पूर्व बच्चों के लिए गतिविधियों की अनुसूची बनाते समय उनके सर्वांगीण विकास, बच्चों की रुचि, नवीनता, सरलता, विभिन्नता, समय सीमा आदि अनेक कारकों को ध्यान में रखना होगा, तभी हम एक अच्छी अनुसूची की योजना बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों के हमने आंसर देखे, एक बच्चों के लिए अनुसूची बनाना और दूसरा बच्चों में स्वायत्तता का विकास करना और भावात्मक लगाव या फिर भावात्मक संबंध या लगाव। तो यहाँ पे 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए, तीनों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।